एक सिस्टर जो फिजिकली डिसेबल्ड थी लेकिन इंटेलेक्चुअली और मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल थी, तो दुनिया उसके साथ सिंपैथी फील करती थी। वहीं पे दूसरी सिस्टर जिसको पूरा वर्ल्ड अप्रिशिएट कर रहा था एक बहुत ही सक्सेसफुल राइटर के तौर पे। लेकिन क्या होगा जब पूरे वर्ल्ड को, लोगों को ये पता चलेगा कि उसकी सक्सेस के पीछे छुपा हुआ रहस्य क्या है। Hello everyone, welcome back to my channel, The Literature Room by Sonu. I am your mentor Sonu Rathore and I welcome you all in today's part second of our drama Broken Images written by Girish Karnad. आज के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि क्या मंजुला की सक्सेस उसका खुद के टैलेंट का रिजल्ट थी या फिर वो किसी और की विरासत पर टिकी हुई थी। आज के इस सेकंड और लास्ट पार्ट में हम रिवील करने वाले हैं मंजुला की सक्सेस के पीछे छुपी हुई उस मिस्ट्री को, मंजुला की गिल्ट को और आइडेंटिटी को लेकर उसके मन में चल रहे क्राइसिस को। सो लेट्स बिगिन। हमारे हर पार्ट की तरह इस सेकंड पार्ट को भी हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। इस 3 पॉइंट्स को इंक्लूड करके हम इस सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं हमारे पार्ट फर्स्ट की तरह। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डील विद, मालिनीज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, फैमिली लाइफ एंड मंजुलाज हिडन इनसिक्योरिटी। इस फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि यहाँ पे मंजुला की जो सिस्टर है मालिनी, इसका बढ़ता हुआ प्रभाव मंजुला की जिंदगी में, मंजुला के हस्बैंड के ऊपर एंड ऑफ कोर्स मंजुला के घर परिवार के लोगों के ऊपर। तो इसका बढ़ता हुआ प्रभाव क्या इम्पैक्ट डालता है मंजुला की लाइफ पे, मंजुला की फैमिली लाइफ कैसी हो जाती है और एट द सेम टाइम मंजुला की जिंदगी में इनसिक्योरिटीज बढ़ने लगती है, जेलेसी की फीलिंग बढ़ने लगती है मालिनी की वजह से। एंड द सेकेंड पॉइंट इज मालिनीज मैन्युस्क्रिप्ट एंड मंजुलाज लिटरेरी सक्सेस। यहाँ पे इस सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे कि मालिनी ने एक नॉवल की स्क्रिप्ट लिखी थी, उसकी डेथ के बाद में वो मैन्युस्क्रिप्ट मंजुला हथिया लेती है और मंजुला को उस मालिनी के द्वारा लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट की वजह से साहित्यिक सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। तो ये सारे इंसिडेंट्स कैसे होते हैं दैट वी विल सी इन आवर सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर थर्ड, द फाइनल एक्सपोजर, कंसाइंस, ट्रूथ एंड ब्रोकन आइडेंटिटी। इस थर्ड और लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि मंजुला की कंसाइंस का, उसकी अंतरात्मा का, उस इलेक्ट्रॉनिक इमेज का यहाँ पे क्या रोल होता है, ट्रूथ किस तरह से बाहर आता है और फाइनली मंजुला की जो बनी बनाई इमेज थी एक सक्सेसफुल राइटर के तौर पे, वो इमेज कैसे शैटर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है एंड फाइनली वो पूरा वर्ल्ड अवेयर हो जाता है उस मिस्ट्री से जिस मिस्ट्री को छुपाने की कोशिश कर रही थी मंजुला पूरे इंटरव्यू के दौरान। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज मालिनीज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, फैमिली लाइफ एंड मंजुलाज हिडन इनसिक्योरिटीज। इस पॉइंट में हम देखेंगे क्योंकि मालिनी मंजुला के घर पे रह रही थी बेंगलोर में, तो वहां पे कंटिन्यूसली उसके घर में रहने की वजह से मालिनी का प्रभाव उस घर में, उस घर के फैमिली मेंबर्स के ऊपर बढ़ता जा रहा था। उस फैमिली के जो भी मेंबर्स थे उनके बीच में ये सेटल होती जा रही थी, एडजस्ट और कंफर्टेबल होती जा रही थी। इस वजह से मंजुला के मन में हिडन इनसिक्योरिटीज पैदा हो रही थी, मतलब वो कहीं ना कहीं जेलेसी और असुरक्षा महसूस कर रही थी अपनी बहन मालिनी से। सो लेट्स बिगिन। As the image continues questioning Manjula, several hidden aspects of her personal life come to light. अब यहाँ पे ऑफ कोर्स मंजुला की इलेक्ट्रॉनिक इमेज और मंजुला के बीच में इंटरेक्शन चल रहा है, उनकी बातचीत चल रही है। तो जैसे ही ये इंटरेक्शन कंटिन्यू होता रहता है, मंजुला की इलेक्ट्रॉनिक इमेज उससे क्वेश्चंस पूछती रहती है। तो इसी इंटरेक्शन के दौरान मंजुला की पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए काफी सारे इंसिडेंट्स, काफी सारे पहलू हमारे सामने आते हैं, ऑडियंस के सामने आते हैं। Manjula and her husband Pramod and her disabled sister Malini lived together in the same house. मंजुला जब बेंगलोर में रहा करती थी शादी होने के बाद अपने हस्बैंड प्रमोद के साथ में, तो वहां पर उसकी विकलांग बहन मालिनी भी काफी लंबे टाइम तक उसके साथ वहां पर रही थी। कहने का ये मतलब है कि बेंगलोर वाले घर में मंजुला अपने हस्बैंड प्रमोद के साथ और अपनी बहन मालिनी के साथ रहा करती थी काफी लंबे टाइम तक। As Pramod was a software engineer and he got work from home. यहाँ पे प्रमोद घर पे इसीलिए रहता था क्योंकि वो बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उस टाइम पे उसको वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था, WFH मिला हुआ था, इसीलिए वो ऑफिस नहीं जाता था, घर पे ही रहता था। और मालिनी डिसेबल्ड होने की वजह से, फिजिकली विकलांग होने की वजह से उसको घर पे ही रहना पड़ता था, व्हील चेयर के ऊपर ही रहना पड़ता था। इसी वजह से यहाँ पे मालिनी और प्रमोद के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है, प्रमोद को और क्लोजली जानने का मौका मिलता है मालिनी के स्वभाव और नेचर के बारे में। Because Malini spent most of her time at home, she devoted herself to reading, writing and intellectual pursuits. ऑफ कोर्स फिजिकली डिसेबल्ड होने की वजह से मालिनी को अपना मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे ही बिताना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो घर पे टाइम पास नहीं किया करती थी, टाइम को वेस्ट नहीं किया करती थी। उसने अपने आप को समर्पित कर दिया था रीडिंग, राइटिंग और इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स के लिए। मतलब वो घर पे बैठ के बुक्स को पढ़ा करती थी, राइटिंग का काम किया करती थी और आध्यात्मिक जो भी किताबें हैं उनको पढ़ के उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश किया करती थी। Her sharp understanding of people and situations often impressed everyone around her.
मालिनी फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद भी अपने आसपास के लोगों के बारे में और सिचुएशंस के बारे में काफी शार्प अंडरस्टैंडिंग रखती थी। मतलब किसी भी सिचुएशन को या किसी इंसान को एक बार देखते ही वो परख लेती थी कि वो इंसान या सिचुएशन सही है या गलत है। तो यहाँ पे उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी का उसके माइंड के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। इवन प्रमोद रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड हर इंटेलिजेंस। फिजिकली हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी मालिनी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, इमेजिनेटिव थी और सेंसिटिव थी, इमोशनली चीजों को परसीव करती थी। तो यहाँ पर प्रमोद ने जितना ज्यादा टाइम मालिनी के साथ स्पेंड किया उस घर में, वहां पे उसको मालिनी को और ज्यादा क्लोजली जानने का और ऑब्जर्व करने का मौका मिला। उसने बहुत ही क्लोजली जाना कि मालिनी के अंदर क्या क्या टैलेंट्स है, क्या क्या उसकी क्वालिटीज है। और यहाँ पे प्रमोद भी एडमायर करता था और काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया करता था मालिनी की इंटेलिजेंस की, उसकी एबिलिटीज की, उसकी योग्यताओं की। During the interaction, Manjula reminded of her marriage with Pramod. मंजुला की इलेक्ट्रॉनिक इमेज और मंजुला के बीच में इंटरेक्शन, वो कॉन्वर्जेशन अभी कंटिन्यू है। इसी इंटरेक्शन की वजह से मंजुला को प्रमोद के साथ अपनी शादी वाले वो दिन, वो इंसिडेंट भी याद आ जाता है कि किस तरह प्रमोद ने उनको प्रपोज किया था। Before proposing to her, Pramod has first tried to court her friend Lucy. However, Lucy rejected him. प्रमोद ने मंजुला को प्रपोज करने से पहले मंजुला की ही एक और फ्रेंड थी जिसका नाम था लूसी। तो लूसी के ऊपर ट्राई किया था, उसको प्रपोज किया था, लेकिन लूसी ने गुस्से में आके मना कर दिया। Although Manjula married him and built a successful life, but this fact remained somewhere in her subconscious mind and contributed to her feelings of insecurity. Of course, लूसी के रिजेक्ट करने के बाद मंजुला ने प्रमोद के साथ शादी कर ली और उन दोनों ने मिलके एक काफी सक्सेसफुल लाइफ स्टार्ट करी। काफी सक्सेसफुली अपने करियर की तरफ वो आगे बढ़े और काफी सही तरीके से वो अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये फैक्ट कि वो कभी भी प्रमोद की पहली चॉइस नहीं थी, ये फैक्ट कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी बना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग, असुरक्षा की फीलिंग और ज्यादा बढ़ रही थी। लिविंग इन द सेम हाउस विद अ सिस्टर हु वाज इंटेलेक्चुअली सुपीरियर एंड एडमायर्ड बाय अदर्स ऑफन मेड मंजुला कंपेयर हरसेल्फ विद मालिनी। यहाँ पे मंजुला अपनी बहन मालिनी के साथ एक ही घर में रहा करती थी बेंगलोर के अंदर। तो उसी एक घर में एक ऐसी बहन के साथ रहने की वजह से जो कि इंटेलेक्चुअली काफी ज्यादा सुपीरियर है, काफी ज्यादा एडवांस है एज कम्पेयर टू मंजुला, और सब लोगों के द्वारा मालिनी की इतनी ज्यादा तारीफ भी की जाती है कि वो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इतनी ब्रिलियंस है। तो इस वजह से कई बार मंजुला अपने आप को कंपेयर कर बैठती थी मालिनी के साथ और हमेशा ही अपने आप को लोअर पाती थी, इंफीरियर पाती थी एज कम्पेयर टू मालिनी। Outwardly, she sometimes felt overshadowed by Malini's brilliance. मालिनी के अंदर इतना ज्यादा टैलेंट था, इतनी ज्यादा वो इंटेलिजेंट, इमेजिनेटिव और सेंसिटिव थी कि यहाँ पर कई बार मंजुला को ऐसा लगता था कि मालिनी की वजह से मंजुला के अंदर जो भी थोड़ा बहुत टैलेंट या फिर थोड़ी बहुत जो भी इंटेलिजेंस छुपी हुई है वो ओवरशैडो हो जाती है, वो ढक जाती है, छुप जाती है, सब लोगों के सामने नहीं आ पाती, क्योंकि बाकी सब लोगों के सामने तो सिर्फ मालिनी का टैलेंट ही हाईलाइट रहता है। Through this episode, Girish Karnad explored the themes of sibling rivalry, insecurity and self-worth. इस फर्स्ट पॉइंट के थ्रू हमारे राइटर गिरीश कर्नाड हमारे सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं 3 इम्पोर्टेंट थीम्स। उनमें से पहली थीम है सिबलिंग राइवलरी, कि सगे भाई बहनों में या फैमिली मेंबर्स के अंदर भी जो सिबलिंग्स होते हैं उनके अंदर दुश्मनी हो जाती है, राइवलरी हो जाती है, उनके अंदर भी कॉम्पिटिशन होने लगता है चीजों को लेकर। तो यहाँ पर मंजुला और उसकी सिस्टर मालिनी, इन दोनों के बीच में कंपटीशन था। मंजुला ना चाहते हुए भी अपने आप को कई बार कंपेयर कर बैठती थी मालिनी के साथ और हमेशा ही अपने आप को लोअर और इंफीरियर महसूस करती थी मालिनी के सामने। सेकंड थीम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं इनसिक्योरिटी की। मंजुला इसी वजह से मालिनी के साथ काफी इनसिक्योर, असुरक्षित और जेलसी महसूस किया करती थी। एंड सेल्फ वर्थ, और फाइनली वो अपनी सेल्फ वर्थ को खोजने की कोशिश करती है, सेल्फ रिस्पेक्ट को खोजने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि किस तरह मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं, स्टैब्लिश कर सकूं कि मैं मालिनी से ज्यादा सुपीरियर हूँ, मालिनी से ज्यादा ब्रिलियंट हूँ। और ये सेल्फ वर्थ वो साबित करती है जब पब्लिकेशन होता है उस इंग्लिश नॉवेल का। He shows that even close family relationships can contain hidden feelings of comparison and jealousy. यहाँ पे इस पॉइंट के थ्रू हमारे राइटर गिरीश कर्नाड ये दिखाना चाहते हैं कि जो क्लोज फैमिली रिलेशंस होते हैं, जैसे 2 सिस्टर्स का आपस में बॉन्ड है, उस बॉन्ड के अंदर भी छुपी हुई कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है जिनके अंदर कंपैरिजंस होते हैं, जेलेसी होती है। मतलब क्लोज फैमिली रिलेशंस के अंदर भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स देखने को मिल जाती है जहाँ पर 2 सिबलिंग्स अपने आप को आपस में कंपेयर करते हैं और एक दूसरे से जेलस फील किया करते हैं। A person may genuinely love someone and still feel threatened by that person's talent and achievements. कर्नाड कहते हैं कि फैमिलीज के अंदर अक्सर ऐसा देखा गया है कि हालांकि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से, किसी दूसरे फैमिली मेंबर से सच्चा प्यार करता है, जेन्युइनली लव करता है,
लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम उसको काफी डर लगता है उसी पर्सन के टैलेंट से और उसके अचीवमेंट से। तो उसका प्यार तो सच्चा होता है, लव तो काफी जेन्युइन होता है सामने वाले के लिए, अटैचमेंट भी होता है, बट एट द सेम टाइम वो इनसिक्योर महसूस करने लगता है सामने वाले के टैलेंट से और उसके अचीवमेंट से। जैसे कि यहाँ पे मंजुला फील करती है मालिनी के टैलेंट्स और अचीवमेंट से, बट एट द सेम टाइम बीइंग अ सिस्टर वो उससे अटैच तो थी, लेकिन उससे जेलेसी भी रखती थी उसके टैलेंट की वजह से। कर्नाड सजेस्ट दैट सच अनएक्नॉलेज्ड इमोशंस कैन ग्रेजुअली शेप अ पर्सन्स बिहेवियर एंड डिसीजंस। यहाँ पे गिरीश कर्नाड इस फैक्ट को हाईलाइट करते हैं कि ये सारे जो इमोशंस है जिनको कि फैमिली के बड़े लोग या कोई भी इंसान एक्नॉलेज नहीं करता, जिनके ऊपर ध्यान नहीं देता, तो ऐसे इमोशंस अंदर ही अंदर ग्रो होने लग जाते हैं और ऐसे ही इमोशंस बाद में किसी इंसान के डिसीजंस को और उसके बिहेवियर को एक शेप देने लगते हैं। मतलब ऐसे ही इमोशंस के बेसिस पे सामने वाले इंसान का बिहेवियर बन जाता है, उसके इमोशंस बन जाते हैं, जैसा कि मंजुला का बन गया था। So here we are done with our point first, that is Malini's growing influence, family life and Manjula's hidden insecurities। इस पॉइंट में हमने देखा कि किस तरह मालिनी का बढ़ता हुआ प्रभाव मंजुला के घर में मंजुला को काफी इनसिक्योर और जेलस फील करवा देता है मालिनी के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड पॉइंट, दैट इज मालिनीज मैन्युस्क्रिप्ट एंड मंजुला's लिटरेरी सक्सेस। यहाँ पे बात हो रही है मालिनी के द्वारा लिखी गई एक मैन्युस्क्रिप्ट की, एक नोवेल की स्क्रिप्ट की, और उसके जस्ट बाद मंजुला को जो लिटरेरी सक्सेस मिली उसकी बात हो रही है। तो ये दोनों चीजें आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, कैसे लिंक्ड है, लेट्स सी। द डिस्कशन देन शिफ्ट्स टू द बेस्ट सेलिंग इंग्लिश नॉवेल। अब यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉनिक इमेज ने मंजुला की बहन मालिनी के बारे में बात करने के बाद जो बेस्ट सेलिंग इंग्लिश नॉवेल था जिसका नाम था द रिवर हैज नो मेमोरीज, उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया, उसके बारे में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। बिफोर दिस नॉवेल मंजुला वॉज मेनली नोन एज अ कन्नड़ राइटर एंड had never achieved remarkable recognition in English literature। यहाँ पे हमारे सामने ये फैक्ट आता है कि ये इंग्लिश नॉवेल लिखने से पहले मंजुला को मेनली और ब्रॉडली सिर्फ एक कन्नड़ राइटर के तौर पे पहचान मिली हुई थी। सभी लोग उसको सिर्फ एक रीजनल राइटर, कन्नड़ राइटर के तौर पे जानते थे और उसने आज से पहले इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में कभी भी इतनी ज्यादा रिमार्केबल पहचान और फेम को अचीव नहीं किया था। Meanwhile, Malini had spent years writing on her computer। अब इसी दौरान जब मंजुला एक कन्नड़ राइटर के तौर पे काम कर रही थी, मालिनी क्योंकि वो व्हीलचेयर के ऊपर ही रहती थी तो वो हमेशा ही अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लिखने का काम किया करती थी, कुछ ना कुछ वो राइटिंग किया करती थी। Since she could not participate in the outside world, writing became her means of expression। ऑफ कोर्स फिजिकली डिसेबल्ड होने की वजह से, फिजिकली हैंडीकैप्ड होने की वजह से वो बाहरी दुनिया में तो कभी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, इसीलिए उसने अपने एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने का एक जरिया बना लिया। वो जरिया था राइटिंग। मतलब वो अपनी सोच, अपने विचारों को राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस किया करती थी। पेज के ऊपर नोवेल या ड्रामा कुछ लिख के उसके ऊपर बताया करती थी कि वो क्या सोचती है। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए वो कोई नोवेल या ड्रामा लिखा करती थी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। She poured her emotions, observations, experiences and recognition into her work। यहाँ पे उसके दिल में जो भी इमोशंस थे, जो भी भावनाएं थी, जो भी वो ऑब्जर्व किया करती थी अपने आसपास के एरिया में, लोगों के बिहेवियर में, उसके लाइफ को लेके जो भी एक्सपीरियंसेस थे और वो अपने माइंड में जो कुछ भी इमेजिन किया करती थी, वो सारी की सारी चीजें वो उस वर्क में डाल दिया करती थी। जो वर्क, जो राइटिंग का काम वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर किया करती थी। After Malini's death, Manjula suddenly published an English novel that became an international bestseller। तो यहाँ पे मालिनी क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी अपने हैंडीकैप होने की वजह से, तो वो पूरे दिन पर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को इंक्लूड करते हुए नोवेल लिखा करती थी। अब जैसे ही मालिनी की डेथ होती है तो उसकी मौत के तुरंत बाद अचानक से मंजुला एक नोवेल पब्लिश करवा देती है जो कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली भी काफी ज्यादा फेमस हो जाता है और बेस्ट सेलर बन जाता है, आज तक का सबसे बड़ा। द बुक ब्रॉट हर अवार्ड्स, इंटरव्यूज, फेम एंड फाइनेंशियल सक्सेस। यहाँ पे ये जो बुक, ये जो नोवेल मंजुला ने पब्लिश करवाया था मालिनी की डेथ के तुरंत बाद, इस बुक की वजह से मंजुला की लाइफ में काफी सारे अवार्ड्स उसको मिलते हैं, काफी सारे इंटरव्यूज के लिए उसको बुलाया जाता है, काफी ज्यादा फेम, काफी ज्यादा स्टारडम उसको देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम फाइनेंशियल सक्सेस भी उसको मिलती है। However, the electronic image raises a disturbing question. How could a writer who had never previously written a major work in English suddenly produce such a masterpiece?
तो यहाँ पे मंजुला की इलेक्ट्रॉनिक इमेज इस चीज को तो प्रेज कर रही थी कि बहुत अच्छी बात है, मंजुला ने एक इंग्लिश नोवेल को पब्लिश किया, उसने उस नोवेल को लिखा, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे वो बहुत ही डिस्टर्बिंग सा सवाल मंजुला के सामने लाकर खड़ा कर देती है। वो सवाल ये था कि एक ऐसी राइटर जिसने आज से पहले कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी बहुत बड़ा वर्क क्रिएट नहीं किया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसने अचानक से ऐसा मास्टरपीस कैसे क्रिएट कर दिया, ये काफी सरप्राइज कर देने वाली बात है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली वो मंजुला को अक्यूज कर रही है, उसके ऊपर आरोप लगा रही है। The image repeatedly suggests that the novel may have been originated from Malini's writing and ideas. यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज बार बार अपने सटायरिकल क्वेश्चन से, सटायरिकल रिमार्क से ऑडियंस को ये सजेस्ट कर रही थी कि ये जो नोवेल है ये जरूर मालिनी की राइटिंग और उसके आइडियाज का ओरिजिन है। मतलब ये नोवेल मालिनी के द्वारा लिखा गया है और इसके अंदर जो भी हम आइडियाज या जो भी राइटिंग, जो भी इमोशंस हम पढ़ते हैं वो सारे मालिनी के क्रिएशन हैं। As the questioning becomes more intense, Manjula finds it increasingly difficult to defend herself and the audience begins to suspect that her success may have been built upon her sister's unacknowledged talent. तो यहाँ पर जैसे जैसे उस इलेक्ट्रॉनिक इमेज के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस और ज्यादा इंटेंस होते जाते हैं और ज्यादा सीरियस होते जाते हैं, तो यहाँ पे मंजुला को और ज्यादा डिफिकल्टी फेस होने लगती है अपने आप को डिफेंड करने में। अब वो अपने आप को सीधे साधे आंसर्स देकर के बचा नहीं पा रही थी और आंसर्स देते टाइम वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल और अनईजी भी महसूस कर रही थी। इसी अनईजीनेस को देख करके ऑडियंस भी अब सस्पेक्ट कर पा रही थी, उनको भी ये डाउट आ रहा था कि शायद मंजुला की ये जो सक्सेस है इस इंग्लिश नोवेल को लिखने के पीछे, जिसका नाम है द रिवर हैज नो मेमोरीज, तो ये जो सक्सेस है ये सक्सेस शायद उसकी बहन मालिनी के टैलेंट के ऊपर बिल्ड की गई है। मतलब यहाँ पर ये सक्सेस मंजुला की मेहनत का और टैलेंट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि इसके पीछे मालिनी की मेहनत है, मालिनी की राइटिंग और मालिनी के आइडियाज हैं जिनको आज तक कोई पहचान नहीं मिली है। इन दिस सेक्शन कर्नाड एग्जामिन्स द थीम्स ऑफ ऑथरशिप, ओरिजिनलिटी एंड रिकॉग्निशन। इस पार्ट सेकंड के अंदर हमारे राइटर गिरीश कर्नाड ने कुछ थीम्स के साथ डील किया है। वो थीम्स है ऑथरशिप। यहाँ पे मंजुला की ऑथरशिप के ऊपर क्वेश्चन उठता है कि क्या वो इस इंग्लिश नोवेल की रियल ऑथर है, रियल राइटर है, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस सस्पेक्ट कर पा रही है कि हमें ऐसा लगता है कि मालिनी इस नोवेल की रियल राइटर थी। यहाँ पे ओरिजिनलिटी भी क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे ओरिजिनली ये वर्क किसने लिखा था। मंजुला क्लेम करती है कि ये उसने लिखा था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से, उसकी अनकंफर्टेबिलिटी और अनईजीनेस की वजह से ऑडियंस सस्पेक्ट कर पा रही है कि यहाँ पे उसका रोल बहुत कम है एज कम्पेयर टू मालिनी। और यहाँ पे पहचान का क्वेश्चन उठता है, जहाँ पे मंजुला काफी ज्यादा कोशिश करती है अपनी पहचान को यहाँ पर स्टैब्लिश करने की। The electronic image raises important questions about intellectual ownership और responsibilities। यहाँ पे मंजुला की इलेक्ट्रॉनिक इमेज बार बार सटायरिकली क्वेश्चन रेज करती है मंजुला के सामने उस नोवेल की ओनरशिप को लेकर के और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के कि मोरालिटी के ग्राउंड पे, एथिक्स के ग्राउंड पे क्या सही है, क्या गलत है। The play encourages the audience to think about whether fame and success are meaningful when they are achieved by taking credit for another person's क्रिएटिविटी। यहाँ पे ये प्ले एनकरेज करता है, ऑडियंस को बहुत ज्यादा उकसाता है, ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ऐसी फेम, ऐसी सक्सेस, ऐसी सफलता, ऐसा स्टारडम मीनिंगफुल है, इसका कोई सेंस है अगर ये सक्सेस अचीव करी गई है किसी और के किए गए काम का क्रेडिट लेने के बाद में। कर्नाड ऑल्सो हाईलाइट्स हाउ टैलेंटेड इंडिविजुअल्स आर समटाइम्स ओवरलुक्ड व्हाइल अदर्स रिसीव द रिवॉर्ड्स। यहाँ पे कर्नाड इस फैक्ट को भी हाईलाइट करते हैं कि किस तरीके से जो एक्चुअली टैलेंटेड राइटर्स होते हैं, एक्चुअली टैलेंटेड पर्संस होते हैं, उनको कई बार नीचा दिखाया जाता है, उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता, वो पहचान नहीं मिलती, जबकि दूसरे लोग जो इतने टैलेंटेड भी नहीं होते वो अवार्ड्स को रिसीव कर रहे होते हैं। तो फाइनली यहाँ पे सेकंड पार्ट भी एंड होता है। इस सेकंड पार्ट में हमने देखा कि मालिनी के द्वारा लिखी गई उस मैन्युस्क्रिप्ट का और मंजुला की उस लिटरेरी सक्सेस का क्या कनेक्शन था, और लास्ट में ये ट्रुथ रिवील होके आता है कि मालिनी के वो मैन्युस्क्रिप्ट जो मालिनी ने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लिखी थी अपनी डेथ से पहले, उसी मैन्युस्क्रिप्ट को पब्लिश करवाया था मंजुला ने अपने नाम के साथ, और वही मैन्युस्क्रिप्ट आगे जाकर के इतना ज्यादा फेमस नोवेल बन गया जिसकी वजह से मंजुला को ये फेम और सक्सेस हासिल हुई। Now let's move on to our third and last point of second part, that is the final exposure, conscience, truth and broken identity। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि फाइनली ट्रूथ का रिविलेशन होता है। यहाँ पे मंजुला की जो इनर सेल्फ है, उसकी जो कंसाइंस है, अंतरात्मा है, और ट्रूथ
इन दोनों का क्या रोल होता है उस मिस्ट्री को रिवील करने में, और फाइनली मंजुला की जो बनी बनाई आइडेंटिटी थी, एक पब्लिक इमेज थी, वो कैसे ब्रेक हो जाती है, इन सारी चीजों के बारे में इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। Here the electronic image becomes increasingly powerful and relentless। इस थर्ड पॉइंट के अंदर हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है उसके द्वारा पूछे गए वो सार्कास्टिक क्वेश्चंस और वो रिमार्क्स वो सारे के सारे और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक इमेज और ज्यादा ईगर हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है, उतावली हो जाती है ट्रूथ को बाहर निकलवाने के लिए। Gradually it becomes clear that the image knows things that only Manjula herself could know because the image is the inner conscience of Manjula। यहाँ पे धीरे धीरे सब लोगों के माइंड में ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज वो सारी बातें जानती है जो कहीं ना कहीं सिर्फ मंजुला जानती थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज मंजुला की अंतरात्मा को ही रिप्रेजेंट करती है। तो चाहे मंजुला पूरी ऑडियंस के सामने बाहर उन फैक्ट्स को एडमिट ना करे, लेकिन उसके अंतर्मन में, अंतरात्मा में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें चल रही थी जो कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज बाहर कह के बता रही थी। Forced by the image's confrontation, Manjula declares that although she had cared for her sister throughout her life, she also felt jealous of Malini's intelligence, maturity and the admiration she received from others। यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉनिक इमेज के साथ होने वाले कन्फ्रंटेशन, उसके उन सटायरिक क्वेश्चन से परेशान होकर काफी ज्यादा दबाव अपने ऊपर मंजुला महसूस करने लगती है और फाइनली वो ये बात डिक्लेयर कर देती है सारी ऑडियंस के सामने कि हालांकि मंजुला एक केयरिंग सिस्टर थी, उसने अपनी पूरी जिंदगी पर अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार किया था, उसको बहुत देखभाल की थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मंजुला मालिनी की इंटेलिजेंस से, उसकी बुद्धिमानी से, उसकी मैच्योरिटी से और उसको जो तारीफ मिला करती थी, प्रशंसा मिला करती थी बाकी लोगों के द्वारा, उस चीज से काफी जेलस फील किया करती थी, जला करती थी। These feelings had remained hidden for years। उसने बताया कि ये सारी की सारी फीलिंग्स काफी सालों से उसके दिल में छुपी हुई थी। As the conversation progresses, Manjula's confident public personality begins to break apart। अब जैसे जैसे उस इलेक्ट्रॉनिक इमेज के साथ में ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मंजुला ट्रूथ को एक्सेप्ट करती जाती है, वो जो मिस्ट्री है वो मिस्ट्री रिवील होती जाती है। यहाँ पे सच्चाई और फैक्ट्स लोगों के, ऑडियंस के सामने आने लग जाते हैं और इस तरीके से मंजुला ने जो अपनी कॉन्फिडेंट एक पब्लिक इमेज बना रखी थी सारी ऑडियंस के सामने, वो पब्लिक इमेज अब ब्रेक अपार्ट होने लग जाती है, टूटने लग जाती है, शैटर होने लग जाती है। The audience realizes that the image is functioning as her conscience, an inner voice that refuses to let her escape the truth। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इमेज के द्वारा पूछे गए उन सटायरिक क्वेश्चंस को सुन के और मंजुला की अनकंफर्टेबिलिटी, उसकी अनइजीनेस को नोटिस करके रीडर्स को ये रियलाइज हो जाता है, ये महसूस हो जाता है कि ये जो इमेज है वो मंजुला की अंतरात्मा की तरह फंक्शन कर रही थी। वो उसके अंतर्मन की आवाज थी जो बिल्कुल भी मंजुला को अलाउ नहीं कर रही थी कि वो सच को छोड़कर भाग जाए। मतलब यहाँ पे मंजुला की कंसाइंस, उसकी वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज पूरी कोशिश कर रही थी कि मंजुला यहाँ पर सबके सामने ट्रूथ को एक्सेप्ट करे। No matter how successful she becomes, she cannot silence her guilt and self-doubt। यहाँ पे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मंजुला कितनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई थी, चाहे कितना ही उसने स्टारडम और फैंडम अचीव कर लिया हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी एबिलिटी, इतनी पावर अभी नहीं आई थी कि वो अपने अंदर ही अंदर चल रही उस गिल्ट, उस पछतावे को और सेल्फ डाउट को छुपा पाए, शांत कर पाए। और वही उसकी गिल्ट, वही सेल्फ डाउट, वही पछतावा, वही उसे क्वेश्चन कर रहा था उस इलेक्ट्रॉनिक इमेज के रूप में। The play ends without a direct confession, but the audience understands that Manjula is trapped between the image she presents to society and the truth she knows within herself, that she published the English novel The River Has No Memories under her own name by translating and editing it। यहाँ पे इस प्ले के एंड में कोई डायरेक्ट कन्फेशन नहीं होता है, मंजुला डायरेक्टली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, कन्फेस नहीं करती, उसकी मिस्टेक थी, लेकिन फिर भी सारी ऑडियंस ये समझ जाती है उसके एक्सप्रेशन से, उसके हाव भाव से कि मंजुला यहाँ पर दो चीजों के बीच में, दो तरह की आइडेंटिटीज के बीच में फंसी हुई थी। पहली वो आइडेंटिटी, वो सच जो उसने सोसाइटी के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट किया था, और दूसरा वो सच जो वो खुद जानती थी अपने अंदर मन में, अपनी कंसाइंस के अंदर। और वो ट्रूथ ये था कि उसने मालिनी के द्वारा लिखा गया वो इंग्लिश नोवेल जिसका नाम है द रिवर हैज नो मेमोरीज, इसको अपने नाम के साथ पब्लिश करवाया,
इसको ट्रांसलेट करवाया, इसको एडिट करवाया मालिनी की डेथ के बाद, और उसके बाद में इस नोवेल के ऊपर अपना नाम लगा दिया, अपना टैग लगा दिया। ये सच भी मंजुला अंदर कहीं ना कहीं जानती थी और इस चीज के लिए वो काफी ज्यादा गिल्टी भी महसूस कर रही थी, उसको सेल्फ डाउट भी आ रहा था। तो यहाँ पे मंजुला इन दो ट्रूथ्स के बीच में फंसी हुई है कि एक्चुअल रियलिटी जो सिर्फ उसको पता थी और बाकी दूसरी वो रियलिटी जो उसने पूरे वर्ल्ड के सामने अभी पेश करी थी उस इंटरव्यू के दौरान। This section develops the central themes of guilt, conscience and fragmented identity. यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर फाइनली इस ड्रामा की सेंट्रल थीम्स को डिस्कस किया गया है। वो सेंट्रल थीम्स है गिल्ट की। गिल्ट जो फाइनली मंजुला को रियलाइज होती है, उसको काफी पछतावा महसूस होता है अपनी किए गई इस हरकत के ऊपर कि उसने मालिनी के द्वारा लिखा गया नोवेल लिया और उसको अपने नाम के साथ पब्लिश करवा दिया। साथ ही में उसकी कंसाइंस का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल था। उसकी अंतरात्मा की वजह से ही ये मिस्ट्री रिवील हो पाती है, ये ट्रूथ सबके सामने आ पाता है और फाइनली ट्रूथ के सामने आने की वजह से उसकी जो आइडेंटिटी है वो फ्रेगमेंट हो जाती है, टूट जाती है। The title symbolizes the different version of Manjula that exists. यहाँ पे ये जो टाइटल है इस ड्रामा का, जिसका नाम है ब्रोकन इमेजेस, ये मंजुला के काफी सारे वर्जन्स को, काफी सारे रूप, काफी सारी छवियों को हमारे सामने प्रेजेंट करता है। फर्स्ट इमेज जो ये ड्रामा हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है मंजुला की, वो है द इंटरनेशनली सेलिब्रेटेड ऑथर। यहाँ पे मंजुला सबसे पहले हमारे सामने रिप्रेजेंट होती है एक ऐसी ऑथर, एक ऐसी राइटर के तौर पे जिसको इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया है, जिसको इंटरनेशनली स्टारडम, काफी फेम मिला है उस इंग्लिश नॉवल द रिवर हैज नो मेमोरीज की वजह से। तो यहाँ पे ये पहली इमेज थी जो मंजुला की हमारे सामने रिवील होती है। सेकेंड इमेज जो ये ड्रामा पोर्ट्रे करता है हमारे सामने मंजुला के बारे में, वो है दैट लविंग एंड डिवोटेड सिस्टर। मंजुला को यहाँ पे बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग सिस्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे मंजुला ने दिखाने की कोशिश की है कि वो अपनी बहन मालिनी के लिए कितनी ज्यादा डेडिकेटेड थी, कितनी ज्यादा समर्पित थी और कितनी ज्यादा लव और केयर किया करती थी। उसकी डेथ के बाद वो कितनी ज्यादा अफेक्ट हो गई, पर्सनल हीलिंग के तौर पे उसने वो नॉवल लिख डाला। और थर्ड इमेज, फाइनल इमेज जो मंजुला की हमारे सामने अपियर होती है इस ड्रामा के अंदर, वो है द इनसिक्योर एंड गिल्टी वुमन रिवील्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक इमेज। यहाँ पे मंजुला की उस इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो कि उसकी कंसाइंस थी, उसी के द्वारा की गई कोशिशों की वजह से मंजुला फाइनली हमारे सामने असली अवतार में आती है, जहाँ पर वो इनसिक्योर औरत की तरह एक गिल्टी औरत की तरह दिखाई गई है, जिसको काफी ज्यादा पछतावा है अपनी की गई हरकत के ऊपर। Karnad suggests that when a person's public image and private reality do not match, their identity becomes fragmented. यहाँ पे कर्नाड बहुत ही स्ट्रांगली इस फैक्ट को हमारे सामने रिवील करते हैं। जब किसी इंसान की वो इमेज जो उसने पूरी पब्लिक के सामने बनाई है, एक पब्लिक इमेज बनाई है, जब वो उसकी पब्लिक इमेज उसकी वास्तविक रियल इमेज के साथ में मैच नहीं खाती, तो यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। तब उस इंसान की कोई एक पहचान नहीं रहती, एक आइडेंटिटी नहीं रहती। This drama represents the psychological conflict created by hidden truths and unresolved guilt. यहाँ पे इस ड्रामा के अंदर मंजुला के दिमाग में चलने वाले साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है, एक मनोवैज्ञानिक द्वंद को, संघर्ष को दिखाया गया है, जो कि उन पछतावों की वजह से, उन सच्चाइयों की वजह से मंजुला के दिमाग में पैदा होता है, जिस पछतावे से वो कभी पीछा नहीं छुड़ा पाती और जो ट्रूथ वो कभी किसी के सामने रिवील नहीं कर पाती। So, dear students, here we have finally come to the end of our third point and second part of our drama Broken Images written by Girish Karnad. ये ड्रामा एक साइकोलॉजिकल ड्रामा था, जहाँ पे लास्ट में मंजुला डायरेक्टली इस बात को कन्फ्रंट नहीं करती है कि उससे मिस्टेक हुई है, लेकिन उसकी इस इनसिक्योरिटी को, उसकी गिल्ट और पछतावे को देख के ऑडियंस को ये समझ आ जाता है कि मंजुला ने मालिनी के द्वारा लिखे गए उस नोवेल को अपना नाम दिया था, अपने नाम के साथ पब्लिश करवाया था और इसी चीज की वजह से वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा गिल्ट महसूस करती है। और इसी मिस्ट्री की वजह से, इसी झूठ की वजह से उसने जो इमेज बनाई थी पूरी पब्लिक के सामने, वो इमेज फ्रेगमेंट हो जाती है, शैटर हो जाती है और टूट जाती है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल डिस्कस सम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेम ड्रामा ब्रोकन इमेजेस रिटन बाय गिरीश कर्नाड। Till then, goodbye and have a nice day. And if you find this video helpful, don't forget to share, subscribe and like. Thank you very much.